24 अगस्त 2024 पेरिस के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक जेट लैंड होता है। इस जेट से एक आदमी उतरता है जो एक टेक सीईओ और एक बिलियनियर है। अचानक उसे फ्रेंच पुलिस घेर लेती है और कुछ ही मिनटों में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कोई और नहीं, टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव थे। ये वही आदमी है जिसने रशियन गवर्नमेंट को मिडिल फिंगर दिखाई थी और जिसने प्राइवेसी के लिए अपना देश भी छोड़ दिया। लेकिन फ्रांस ने इसे क्यों पकड़ा और अमेरिका इन्हें क्यों ट्रैक कर रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पावेल दुरोव के इतिहास में जाना होगा और इस वीडियो में हम पावेल दुरोव की पूरी कहानी समझने जा रहे हैं। साल 1984, लेनिनग्राड यूएसएसआर का एक इंडस्ट्रियल शहर जिस पर पूरी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल था। वहाँ कौन सा न्यूज़पेपर छपेगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, कौन से टीवी चैनल चलेंगे, सरकार इन सब में दखल देती थी। मतलब लोगों की इन्फॉर्मेशन पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इसी बीच एक शहर से एक एकेडमिक फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है पावेल दुरोव। इनके पापा वेलेरी दुरोव एक फाइलोलॉजी प्रोफेसर थे, यानी भाषा शास्त्र के विद्वान। माँ एल्बिना यूनिवर्सिटी में एक टीचर थी। इनके अलावा घर में एक बड़ा भाई निकोलाई भी था जो पावेल से 4 साल बड़ा था। किताबों से घिरा हुआ एक मिडिल क्लास परिवार जहां पढ़ाई लिखाई को लेकर अच्छा खासा एनवायरनमेंट ऑलरेडी मौजूद था। ये फैमिली एक तरीके से प्रिविलेज थी और प्रिविलेज नहीं भी थी। प्रिविलेज इसलिए क्योंकि सब एजुकेशन और नॉलेज की इंपॉर्टेंस को समझते थे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। ये यूएसएसआर के लास्ट ईयर्स चल रहे थे, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। लेकिन 1988 में इस परिवार के लिए कुछ बदला। जब पावेल सिर्फ 4 साल का था, उनके पिता वेलेरी दुरोव को एक ऑफर मिलता है। ये ऑफर इटली के ट्यूरिन में रशियन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए था। पावेल के पिता इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरी फैमिली के साथ यूएसएसआर से इटली चले जाते हैं। अब सोचिए, एक 4 साल का बच्चा जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से एक ऐसे देश आता है जहाँ पर उसको आइसक्रीम की कई वैरायटी मिलती हैं, जो पहली बार वेस्टर्न कार्टून्स दिखता है और यहाँ पर भी उसके पास कई ऑप्शंस है कि कैसा कार्टून देखना है, क्या देखना है। उस बच्चे के लिए लाइफ कितनी बदल गई होगी। ये ऐसा था कि आपने पूरी ज़िंदगी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी हो और अचानक किसी ने आपको कलर टीवी दिखा दी हो। यूएसएसआर से इटली आए पावेल की ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ रंग घुल रहे थे। 1990 में पावेल दुरोव का प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। यहाँ कई इटालियन बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं और वो इटालियन लैंग्वेज भी सीख जाता है। इसके साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखता है जिसका उसको उस समय आभास नहीं था, जैसे कि फ्रीडम क्या होती है, प्राइवेसी का क्या क्या मायने हैं। बचपन में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारे दिमाग पर बहुत असर कर जाती हैं, घर कर जाती हैं। वहीं से हमारी पर्सनालिटी की फाउंडेशन बनती है और पावेल के लिए बचपन के ये इटालियन ईयर्स उसकी फाउंडेशन बन गए। 1992 में यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था। रशिया अब एक नया देश बन रहा था और इसी बीच पावेल के पिता वेलेरी दुरोव को रशिया से बुलावा वापस आया। उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट हेड बनाने के लिए वापस बुलाया गया था। लेकिन अब ये वो देश नहीं रह गया था जिसे उन्होंने छोड़ा था। ये एक अलग रशिया था। यहाँ कम्युनिस्ट सिस्टम तो खत्म हो गया था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस चालू था और करप्शन बढ़ रहा था। 8 साल का पावेल, जिसने इटली में 4 साल बिताए थे, उसके दिमाग में इटली घर कर गया था, लेकिन अब वो रशिया में था। यहाँ रूस में पावेल का फॉरेन लैंग्वेज करिकुलम वाले सेंट पीटर्सबर्ग स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और यहाँ वो पहली बार इंग्लिश सीखना शुरू करता है, जिसे वो बहुत कम समय में अच्छे से सीख जाता है। अब पावेल 3 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो चुका था, रशियन, इटालियन और इंग्लिश। एक स्टूडेंट के तौर पर पावेल हर चीज़ में एक्सेल कर रहा था, लेकिन उसे असली ट्रेनिंग कहीं और से मिल रही थी, अपने बड़े भाई निकोलाई दुरोव से। निकोलाई पावेल से सिर्फ 4 साल बड़ा था, लेकिन उसके पास जीनियस लेवल का दिमाग था, जिसने उसे एक मैथमेटिक्स में प्रोडिजी स्टूडेंट बना दिया। निकोलाई आगे चलकर कई ओलंपियाड में गोल्ड मेडल वगैरह जीतता है और अपनी काबिलियत दिखाता है। निकोलाई ने ही पावेल को कोडिंग से इंट्रोड्यूस कराया। उसने अपने फैमिली पीसी में शुरुआती सिंपल बेसिक कोड के साथ कंप्यूटर गेम भी बनाया। एक ऐसा बच्चा जो उस वक्त इंटरनेट की दुनिया 10-11 साल से ही जान गया था, अब उसको उसमें मज़ा आने लगा था। इसी बीच एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि सभी के होश उड़ गए। पावेल ने अपने स्कूल का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क हैक कर लिया और हर लॉगिन स्क्रीन पर एक टीचर की फोटो लगा दी, जिसके नीचे लिखा था मस्ट डाई, मरना चाहिए। इन शरारतों के बावजूद 2001 में पावेल अपने स्कूल से सिल्वर मेडल के साथ पास होता है, लेकिन अब असली गेम उसकी लाइफ का शुरू होने वाला था। 2001 में पावेल सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में एंटर करता है और फाइलोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चूज करता है। फाइलोलॉजी मतलब लैंग्वेजेस की पढ़ाई, भाषा शास्त्र, जिसे पावेल के पिता पढ़ाते थे। पावेल सिर्फ एक अच्छा कोडर ही नहीं था, वो लैंग्वेजेस का लवर भी था। यूनिवर्सिटी में पावेल अपने सब्जेक्ट के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखता है और इसी बीच उसने durov.com नाम की एक वेबसाइट बनाई, जो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी थी जहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल थे और ये पूरी यूनिवर्सिटी में खूब पॉपुलर भी हुई उस समय। इसके बाद पावेल SPVSU नाम की एक अनऑफिशियल स्टूडेंट फोरम का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल लेता है और उसमें नए नए फीचर्स ऐड करने लग गया। यूज़र प्रोफाइल, फ्रेंड लिस्ट, व्लॉग्स वगैरह वगैरह, ये सब उस समय नया था। पावेल इस फोरम को प्लेग्राउंड की तरह यूज़ कर रहा था। इसके ज़रिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, नई नई चीज़ें सीखी जा रही थी।
इसी बीच 2004 में पावेल के बड़े भाई निकोलाई की पीएचडी कंप्लीट हो जाती है और वो रिसर्च के लिए जर्मनी चले जाते हैं, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे के कांटेक्ट में रह जाते हैं। 2004-5 में दुनिया में एक और चीज़ हो रही थी। अमेरिका में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर हो रही थी। पावेल ये देख रहा था और सोच रहा था कि अगर अमेरिका में लोग इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो रशिया में क्यों नहीं। ये इंटरनेट के लिए एक बहुत उथल पुथल वाला समय था। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो दुनिया में बड़े बदलाव लाती है। पावेल की ज़िंदगी भी बदलने वाली थी, खासकर पावेल डुरोव की फाइनेंशियल लाइफ। हमें रियलाइज़ नहीं होता कि टेक्नोलॉजी हर स्तर पर मनी को कैसे अफेक्ट करती है। हमारे आपके लेवल पर भी टेक्नोलॉजी ऐसे बहुत सारे बदलाव लाती है। हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये बदलाव 2020 के आसपास आए। 2020 में कोविड के पहले ही कुछ बदल रहा था। काम का तरीका, दोस्ती का तरीका और पैसे बढ़ाने का तरीका भी बदल रहा था। उस वक्त मेरे पास थोड़ा पैसा सेव हुआ था 7-8 महीने नौकरी करके। ऑफिस के सीनियर्स हर लंच के ब्रेक में स्टॉक मार्केट्स, SIPs, IPOs की बात करते थे और वो लोग मुझे भी ये सलाह देते थे कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें अभी से शुरू कर देना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। फिर मैंने देखा कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए या IPO खरीदने के लिए वो लोग तरह तरह की वेबसाइट्स यूज़ करते थे। मुझे ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तभी ऑफिस में किसी ने बताया कि इन्वेस्टिंग के लिए एक ऐप बहुत चल रही है और मैंने ग्रो डाउनलोड कर लिया। इसमें फ्री डीमैट अकाउंट खोलना सिंपल था। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPOs और ट्रेडिंग सब एक जगह, एक ही ऐप में। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगने लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ। जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड पहले स्प्रेडशीट जैसा लगता था, अब आसान लगने लगा था। IPO में अप्लाई करना भी कोई बहुत टेक्निकल असाइनमेंट जैसा नहीं रहा। बहुत सिंपल तरीके से IPO के लिए फ्री में अप्लाई कर दे रहे थे हम। रोज़ ऐप खोल के पोर्टफोलियो देखना, वो ग्रीन परसेंटेज दिखते थे पोर्टफोलियो में, कभी कभी 1-2 नीचे भी आ जाते थे, पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। इस हैबिट के कारण मुझे पैसे सेव करने और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में मज़े आने लगे। वेल्थ मैनेजमेंट, जो पहले बड़े लोगों की कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती थी, अब अपने लेवल की सिंपल चीज़ लगने लग गई। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बिना किसी एक्सपर्ट बनने की एक्टिंग किए ग्रो ट्राई कर लीजिए। यूज़ करने में आसान है, सेफ लगता है और सही लगता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैसे टेक्नोलॉजी ने पर्सनली मेरे लिए कुछ सालों में फाइनेंसेस को इन्फ्लुएंस कैसे किया। अब हम जूम आउट करके टेक्नोलॉजी, मनी और पावेल डुरोव की कहानी पर वापस लौटते हैं। 2005 के आसपास रशिया में भी इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे थे। यंग लोग ऑनलाइन आ रहे थे, लेकिन कोई प्रॉपर रशियन सोशल नेटवर्क नहीं था। पावेल चाहता था कि हम भी कुछ ऐसा ही बनाएं, फेसबुक जैसा। इसी को लेकर पावेल अपने पुराने क्लासमेट व्याचेस्लाव से कनेक्ट करता है, जो अभी हाल ही में US से वापस आया था और जिसने फेसबुक को चढ़ते हुए देखा था। इसके अलावा पावेल एक और दोस्त को साथ में लेते हैं और कुछ नया बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। इनके साथ पावेल के बड़े भाई निकोलाई भी इस टीम में शामिल हो गए। वो जर्मनी से ही बैकएंड का सारा काम देख रहे थे और धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। 1 अक्टूबर 2006 को वीकॉन्टैक्टे लॉन्च किया जाता है, जिसे पावेल डुरोव CEO के तौर पर लीड कर रहे थे और 1 साल के भीतर ही इसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए। लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। 2008 तक 10 मिलियन और 2010 तक 100 मिलियन यूजर्स हो गए इस प्लेटफॉर्म के। अब ये एक वेबसाइट नहीं रही, ये कल्चरल फिनोमिना बन चुका था। ऐसा समझो इंडिया में जैसे व्हाट्सएप बन गया है डेली लाइफ का पार्ट, वैसे ही रशिया में वीकॉन्टैक्टे का दर्जा था। It eventually became the largest social network, the most popular social network in Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and a bunch of other post-Soviet countries. इसी तरक्की से पावेल अपने अर्ली लाइफ में ही एक बिलियनियर बन गए थे। वो वीके को सिर्फ बिजनेस नहीं समझते थे, ये लोगों के लिए बिना रोक टोक का एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था जिसे पावेल ने बनाया था, जहाँ पर क्लीन इंटरफेस और मिनिमल एड्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट यूजर डेटा प्रोटेक्शन। पावेल ने अपनी इस कंपनी का मेन प्रिंसिपल ये रखा था कि यूजर्स का डेटा सिक्योर रहना चाहिए। इसी बीच दिसंबर 2011 में रशिया में बहुत बड़े स्तर पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने लगे। लोग पुतिन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इस मूवमेंट में वीकॉन्टैक्टे इन प्रोटेस्टर्स का एक मीडियम बना, जिसके जरिए ऑपोजिशन के लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते। लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी वो वीके के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने लग गए थे। ये पुतिन गवर्नमेंट के खिलाफ एक वेपन की तरह लग रहा था। इसलिए रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB हरकत में आ गई। FSB ने पावेल को ऑर्डर किया कि उन्हें सभी एंटी गवर्नमेंट पेजेस को बंद करना होगा। We were requested to ban these communities on VK by the government. अब सोचिए सत्ता के प्रति पावेल का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा। उन्होंने एक जीभ निकाले कुत्ते की फोटो प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। पावेल ने कहा कि मैं पेजेस शट डाउन नहीं करूंगा, तुम जो कर सकते हो कर लो। उसके अगले ही दिन तक पावेल डुरोव रशिया में हीरो बन चुका था, लेकिन आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। लेट 2013 और अर्ली 2014 में वीके का ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है।
यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स यूसीपी ये वीके के 48% स्टॉक्स खरीद लेती है। ये क्रेमलिन मतलब पुतिन गवर्नमेंट की एक टाई अप कंपनी थी। इसके अलावा एलिशर उस्मानोव के मेल आरयू के पास ऑलरेडी इसकी 40% हिस्सेदारी थी। मतलब अब पावेल के पास कंपनी के लगभग 12% शेयर ही बचे थे और उसे भी जनवरी 2014 में प्रेशर की वजह से बेचना पड़ा, लेकिन वो सीईओ के पद पर अब भी बने रहे। इसी दौरान लेट 2013 में यूक्रेन में एंटी रशियन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और ये प्रोटेस्ट भी वी कॉन्टैक्टे पर ऑर्गेनाइज हो रहे थे। इसलिए रशिया की एफएसबी ने दोबारा डिमांड की, हमें यूक्रेनियन प्रोटेस्टर्स का पर्सनल डेटा दे दो, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि इत्यादि। We received a request/demand from the Russian side saying you have to give us the private data of the organizers of this protest. ये बात पहले से ज़्यादा सीरियस थी क्योंकि 2011 में तो सिर्फ पेजेस शट डाउन करने को कहा गया था, लेकिन इस बार लोगों का पर्सनल डेटा गवर्नमेंट को देना था। मतलब लोगों की लाइफ को रिस्क में डालना भी हो सकता था। पावेल के सामने 2 ऑप्शन थे, पहला कि डेटा दे दो, कंपनी बचाओ और रशिया में रहो, दूसरा कि रिफ्यूज़ करो और सब कुछ खोने का रिस्क ले लो। पावेल ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। इस रेबेलियन का अंत ऐसे हुआ कि 21 अप्रैल 2014 को वीके का बोर्ड पावेल को सीईओ के पद से फायर कर देता है। पावेल को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। पावेल को इस चीज़ का आभास पहले से ही हो गया था कि हमें कभी ना कभी ये कंपनी बेचनी पड़ेगी और हमें इस देश को शायद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पावेल अपने भाई के साथ एक सीक्रेट या कहें तो बैकअप प्लान पर काम कर रहे थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी गवर्नमेंट कंट्रोल में ना आ सके। अगस्त 2013 में ही टेलीग्राम को लॉन्च किया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मॉडल पर बेस्ड था। इसका मतलब कि आपकी चैट को कोई भी थर्ड पर्सन ना तो देख सकता था ना ही पढ़ सकता था। पर टेलीग्राम सिर्फ प्राइवेसी में ही आगे नहीं था, इसके फीचर्स भी नेक्स्ट लेवल थे और सबसे इंपॉर्टेंट पावेल का पब्लिक कमिटमेंट। अनलाइक अदर एप्स, टेलीग्राम विल नेवर गिव योर डेटा टू थर्ड पार्टीज और गवर्नमेंट्स। ये एक प्रॉमिस था, एक प्रिंसिपल था जिसे पावेल ने वीके में निभाया था और अब टेलीग्राम की नींव भी रखी जा रही थी। लेकिन ये सब करने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए पावेल ने अपनी पूरी सेविंग्स टेलीग्राम में लगा दी। ये करीब $300 मिलियन थे। पावेल नहीं चाहते थे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टर्स हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कंट्रोल शेयर करना, जो पावेल बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो वीके में इस सबक को अच्छी तरह समझ चुके थे कि यदि अपने तरीके से कंपनी चलानी है तो पूरा कंट्रोल अपने पास रखना होगा। इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उन्हें यह भी तय करना था कि कंपनी का बेस कहाँ बनाया जाए। इसके लिए पावेल एक ऐसा देश चाहते थे जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से उन पर कोई दबाव न हो, जैसा रशिया में उन्हें झेलना पड़ रहा था। इसके लिए वो जर्मनी, सिंगापुर जैसे कई देशों में घूमे और इसी बीच पावेल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। उन्हें लगा कि ये एक टेक कैपिटल है तो उनकी कंपनी के लिए सही जगह होगी, लेकिन उनके जाते ही वहाँ FBI एक्टिव हो गई। We got too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. FBI पूरी तरह से पावेल पर कंट्रोल करने की कोशिशें करने लगी। एक दिन जब पावेल सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट पर घूम रहे थे तो उन पर 3 लोगों ने अटैक किया और फोन छीनने की कोशिश की। I got attacked on the street after visiting, I think it was Jack Dorsey in Twitter, in the Twitter's office. इस अटैक के बाद पावेल को रियलाइज हुआ कि अमेरिका भी सेफ नहीं है और यहाँ गवर्नमेंट भी उन पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। फाइनली पावेल वहाँ से दुबई आ गए, जहाँ पर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, जहाँ पर गवर्नमेंट का किसी तरीके से ज़्यादा दबाव नहीं था और यहीं से पावेल ने अपनी कंपनी को स्केल करने की शुरुआत की। 2013 से 2016 तक टेलीग्राम के 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो चुके थे। पावेल का यूज़र प्राइवेसी वाला स्टैंस काम में आया और इसके यूजर्स रैपिडली बढ़ रहे थे। 2018 तक 200 मिलियन, मिड 2024 तक 800 मिलियन और मार्च 2025 तक 1 बिलियन ग्लोबल यूजर्स पावेल के स्टैंस के कारण इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की प्राइवेसी और आज़ादी महसूस करवा रहे थे। लेकिन हर फ्रीडम के साथ एक डार्क साइड भी होती है। टेलीग्राम का इंक्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि टेररिस्ट, ड्रग डीलर्स भी उसे यूज़ करने लगे। इससे कई देशों की गवर्नमेंट कहने लगी कि टेलीग्राम डेंजरस है, ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसे बैन होना चाहिए। अब पावेल के सामने दुविधा थी कि फ्रीडम दोगे तो कुछ लोग मिसयूज़ करेंगे और लगाम लगाओगे तो फ्रीडम खत्म हो जाएगी। पावेल ने फ्रीडम को प्रिजर्व करना ज़रूरी समझा। उसका कहना था कि अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो लीगली उन पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम प्लेटफॉर्म को सेंसर नहीं कर सकते। जिसके जवाब में कई देशों की गवर्नमेंट ने एक्शन लिए। 2018 में रशिया में टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद ईरान और चाइना भी इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन बैन करने से कुछ हुआ नहीं, कई यूजर्स VPN यूज़ करने लगे। रशिया में बैन के बाद भी मिलियंस ऑफ यूजर्स टेलीग्राम चला रहे थे, क्योंकि लोग किसी और ऐप पर स्विच नहीं करना चाहते थे। उनके फ्रेंड्स और कम्युनिटीज़ भी वहाँ थीं और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट था। टेलीग्राम को बैन करने से ये प्लेटफॉर्म और फेमस हो गया। लोगों का कहना था कि अगर गवर्नमेंट टेलीग्राम को बैन कर रही है तो ये प्लेटफॉर्म सही ही होगा। लेकिन पावेल के पास ये चैलेंज था, कैसे हार्मफुल कंटेंट को रोका जाए। उनकी टीम भी छोटी थी, इतने ज़्यादा चैनल्स, कंटेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल काम था।
ऐसे में पावेल का काउंटर था कि हम मॉडरेट कर रहे हैं, आप रिपोर्ट करो, हम एक्शन लेंगे, लेकिन आप कहें कि हम हर मैसेज को प्री स्क्रीन करें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे इंक्रिप्शन को ब्रेक करेगा। इसका मतलब प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। पावेल एक बार फिर कई देशों की सरकारों के लिए चुनौती बन गए थे, लेकिन जब आप सत्ता को चैलेंज करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको उठाने पड़ते हैं। 24 अगस्त 2024 को अज़रबैजान से एक प्राइवेट जेट उड़ान भरता है। इसमें टेलीग्राम के सीईओ पावेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पेरिस घूमने और कुछ दोस्तों से मिलने जा रहे थे। शाम को जेट ला बोर्जे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। पावेल जेट से उतरते हैं और देखते ही देखते उनके चारों ओर फ्रेंच पुलिस खड़ी है जो सरेंडर करने को उन्हें बोल रही थी। पावेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनको लगा कि ये लोग कंफ्यूज होकर उन्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन फ्रेंच पुलिस को पता था कि वो किसको अरेस्ट कर रही है। गिरफ्तार करने के बाद पावेल डुरोव को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। यहाँ उन्हें जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया जाता है। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि पावेल डुरोव गिरफ्तार हो चुके हैं। The Russian founder of the Telegram messaging app, Pavel Durov, has been arrested at a French airport. 4 दिन तक उन्हें कस्टडी में रखा गया और 28 अगस्त को उन्हें चार्जेस बताए जाते हैं। पावेल पर कुल 12 चार्जेस थे, जैसे कि कॉम्प्लिसिटी इन मैनेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर इलिसिट ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लिसिटी इन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्प्लिसिटी इन ड्रग ट्रैफिकिंग। चार्जेस सुनाने के बाद कोर्ट पावेल को बेल दे देती है, लेकिन ये बेल सिंपल नहीं थी। उनको उसी दिन लगभग 45 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा। साथ ही उन पर कई कंडीशंस भी लगाई गई, जैसे कि वो फ्रांस छोड़कर बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इसके साथ उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करना होता है। इस तरह की कई शर्तों और भारी जुर्माने के बाद पावेल को बेल दी गई। पावेल फ्रांस में बंद के रह गए थे। फाइनली 6 सितंबर 2024 को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट शेयर करते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ का अप्रोच मिसगाइडेड है। अगर फ्रांस के पास कंप्लेंट्स थी तो उन्हें डायरेक्टली टेलीग्राम को अप्रोच करना चाहिए था। हमारे पास एक लॉ एनफोर्समेंट हॉटलाइन है, हमारे पास EU लाइसेंस है, उन्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये प्री स्मार्टफोन एरा के कानून इस्तेमाल करके किसी भी थर्ड पार्टी क्राइम के लिए CEO को चार्ज करना एब्सर्ड है। पावेल ने यह भी कहा कि टेलीग्राम कोई एनार्किक पैराडाइज नहीं है। हम रोज मिलियंस हार्मफुल पोस्ट हटाते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यूजर प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फाइनली अरेस्ट होने के 1 साल बाद जुलाई 2025 में उन्हें फ्रांस से दूसरे देशों में ट्रैवल करने की परमिशन मिल गई, लेकिन इस शर्त पर कि अब भी उन्हें 2 हफ्ते में एक बार फ्रांस जाकर हाजिरी लगानी होगी। ये पहला मौका था जब यूजर्स के कंटेंट के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के CEO को विदेश में गिरफ्तार किया गया हो। ये एक एथिकल क्वेश्चन भी उठाता है कि क्या अरबों लोगों के जिस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो रहे हैं उसके लिए क्या उसके फाउंडर को क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है। पावेल डुरोव और टेलीग्राम का ये चैप्टर इनक्रिप्टेड इंटरनेट वर्सेस स्टेट पावर के भविष्य के लिए एक अहम पड़ाव साबित होगा। आपकी पावेल डुरोव और टेलीग्राम को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो इंस्टॉल कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आगे आप किन लोगों के बारे में, किन विषयों के बारे में, किन कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.